ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से कस्बे रेवाड़ी की, जहाँ दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों और चाय की दुकानों की गपशप से होती थी। रेवाड़ी में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला कोठी कहा करते थे, क्योंकि इस हवेली का रंग काला पड़ चुका था और इसमें कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। कस्बे के सारे लोग उस हवेली को भूतिया हवेली मानते थे, लेकिन उसी गांव का एक लड़का रोहन और उसका दोस्त समीर इसके रहस्य को सुलझाने का सपना देखते थे। रोहन एक जिज्ञासु लड़का था जो हर चीज की तह तक जाना चाहता था। समीर उसका बेस्ट फ्रेंड था जो थोड़ा डरपोक था, लेकिन रोहन के साथ हर मुसीबत में खड़ा रहता था। एक दिन रोहन और समीर ऐसे ही बाहर बैठे होते हैं। यार समीर, मैं कब से इस गांव की पुरानी हवेली के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तुम भला उस हवेली के बारे में सोच रहे हो? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे उस हवेली का रहस्य उजागर करना ही है। मुझे जानना है कि क्या सच में उस हवेली में कोई शापित आत्मा है या फिर नहीं। देखो, हमको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। उस हवेली में जाकर कई लोग गायब हो चुके हैं। यार तो डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूं। और फिर यही तो उम्र है यार कोई एडवेंचर करने की। हम इस हवेली में जरूर जाएंगे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रोहन और समीर अपनी साइकिलों पर काली कोठी के पास रुकते हैं। उस हवेली के बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा होता है जिस पर लिखा था प्रवेश निषेध। लेकिन रोहन की आंखों में एक चमक थी और उसने ये निर्णय ले लिया था वो आज उस हवेली में जाकर ही रहेगा। वो समीर की ओर देखता है और कहता है, सुन समीर, यही सही मौका है इस हवेली के अंदर जाने का। चलो इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं। मुझे यकीन है जरूर यहाँ कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। अबे पागल हो गया है क्या? तू सच में इस हवेली के अंदर जाने की बात कर रहा है क्या? अगर हमें कोई पकड़ लेगा तो और अगर इस हवेली के अंदर सचमुच भूत हुआ तो? अरे इतना मत सोच, अभी तो हम अंदर गए भी नहीं है और तू तो अभी से इतना डरने लग गया है। भूत भूत कुछ नहीं होता है, तू मेरे साथ चल। मैंने ऐसा सुना है कि इस हवेली में कोई पुराना खजाना छिपा हुआ है। खजाना? तो फिर वही पुरानी कहानियां शुरू कर रहा है। तुझे ये फालतू की कहानी आखिर बताता कौन है? ये सिर्फ कहानियां हैं और इसमें कोई सच्चाई भी है। हमें इसका पता तो लगाना होगा ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम इस हवेली से जल्दी भाग जाएंगे, समझे? हाँ हाँ ठीक है। रोहन और समीर दोनों ही अपनी साइकिलें एक पेड़ के पीछे छुपाते हैं और हवेली के टूटे हुए दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ते। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ठंडा और स्याह था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिनमें धूल जमी थी। तभी रोहन और समीर को एक और लड़की की आवाज सुनाई दी जो पास के कमरे से आ रही होती है। उस आवाज को सुनकर रोहन और समीर काफी हैरान हो जाते हैं। समीर, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई तो दे रही है। ये आवाज किसकी होगी? हमारे अलावा क्या कोई और भी यहाँ पर है क्या? मैंने कहा था ना तुझे, ये जगह सही नहीं है। चल भागते हैं यहाँ से। तू डर मत, हो सकता है ये आवाज किसी इंसान की हो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। रोहन और समीर डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही थी। रोहन और समीर वहाँ जाते हैं। वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक टॉर्च थी। उसका नाम माया था और वो कस्बे के स्कूल में नई आई थी। माया को रहस्यमय चीजें पसंद थी और वो भी काली कोठी के बारे में सुनकर इस हवेली का रहस्य जानने यहाँ पर आई थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खतरनाक है, तुम्हें पता भी है? हम दोनों लड़के हैं, लेकिन तुम लड़की होकर भी अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इस हवेली के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत ही सोचा था
कि मैं एक ना एक दिन इस हवेली में जरूर आऊंगी। दरअसल हम भी तुम्हारी तरह इस हवेली के बारे में जानने आए हैं। देखा समीर, एक लड़की भी इस हवेली में अकेली आई है, लेकिन तुम तो मेरे साथ आने में भी डर रहे थे। छोड़ो ना यार, अब तो हम अंदर आ गए हैं ना। वैसे मैं माया हूँ और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी दोस्त रिया भी मेरे साथ है। रिया? और कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है। तभी एक और लड़की रिया कमरे में दाखिल होती है। रिया माया की सहेली थी, जो थोड़ी गंभीर थी और हर चीज को तर्क से समझना चाहती थी। इसके बाद वो चारों ही फैसला करते हैं वो मिलकर हवेली की तलाशी लेंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी डायरी मिली जो धूल में दबी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सच को छुपाने की कीमत जान है। ये क्या भला है? और ये डायरी आखिर किसकी है? और ये लिखावट बहुत पुरानी लगती है। शायद ये हवेली के मालिक की है। मैंने सुना है यहाँ पहले एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर बलदेव सिंह था। जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस हवेली में आने से पहले मैंने कुछ बातें पहले ही पता कर ली थी। ठाकुर बलदेव सिंह, वो तो वही है ना जो अचानक गायब हो गया था। मेरे दादाजी कहते थे उसने कुछ ऐसा राज छुपाया था जिसके लिए उसकी जान चली गई। अरे बस बस, अब और नहीं। अरे ये सब सुनकर मेरी हालत खराब हो रही है। हमारी भलाई इसी में है कि हम वापस चले जाएं। क्या? अभी तो हम रहस्य के पहले पड़ाव तक पहुंच गए हैं। अभी तो हमें रहस्य के बारे में और भी जानना है। समीर, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम भी डर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो चलो ये सोचे कि आगे हमें करना क्या है। उसके बाद चारों ने डायरी खोलने का फैसला किया। उस डायरी में कुछ पन्नों पर नक्शे बने हुए थे जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करते थे। लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। माया ने टॉर्च की रोशनी में नक्शा देखा और यह अनुमान लगाया कि तहखाना हवेली के पीछे वाले बगीचे में होना चाहिए। तभी उन्हें बाहर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रुको, तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? लगता है कोई बाहर है। इस वक्त इस हवेली में कौन आ सकता है? शायद कोई गार्ड आया होगा, हमें छिपना होगा। गार्ड? इस खंडर जैसी हवेली में गार्ड क्यों होगा? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा? गड़बड़? मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। हम लोग पकड़े जाएंगे। चारों एक पुरानी अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक आदमी हवेली में दाखिल होता है। उसका नाम किशन था और वो कस्बे का एक बदनाम ठेकेदार था, क्योंकि कभी कभी वो अपने काम में गुंडों का भी सहारा लेता था। किशन के साथ एक और शख्स था जिसे लोग भूरा कहते थे। भूरा किशन का गुंडा था और हर गलत काम में उसका साथ देता था। किशन और भूरा दोनों किसी चीज की तलाश में उस हवेली में आए होते हैं। भूरा, जल्दी से जल्दी उस डायरी को ढूंढ, वो यहीं कहीं होगी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। जी मालिक, लेकिन ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। पता नहीं क्यों इस हवेली को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई राज छिपा हुआ है। लोग कहते हैं यहाँ ठाकुर की आत्मा भटकती है। बकवास बंद कर। इतना बड़ा गुंडा होकर भी ऐसे बकवास करता है। वो डायरी हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, वरना उस ठाकुर का राज सबके सामने आ जाएगा। रोहन और बाकी सभी अपनी सांस रोककर किशन और भूरा की बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था किशन और भूरा किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही किशन और भूरा वहां से चले जाते हैं, वो चारों अलमारी से बाहर निकलते हैं। चलो, अब हमें तहखाने तक जाना होगा। ठीक है, चलो तहखाने की तरफ चलें। उसके बाद वो लोग तहखाने के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिलता है जिसका नाम चाचा रामू था।
चाचा रामू रामू कस्बे का पुराना चौकीदार था जो अब रिटायर हो चुका है। वो अक्सर हवेली की निगरानी के लिए हवेली के आसपास ही घूमता रहता था। अरे तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चाचा जी, हम आपकी बातों को समझते हैं। हमने कई दिनों से ठान लिया था, लेकिन चाचा, हमें इस हवेली का सच जानना है। ये देखिए, हमें ये डायरी मिली है। हो सकता है इसमें कुछ बड़ा राज छिपा हो। डायरी? ये डायरी तुम्हें वो कहाँ मिली? चाचा, क्या आप इस डायरी के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए प्लीज। तुम्हें ये गहरे राज जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है। तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बातें सच है, लेकिन अब हम उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जिससे हमारी आगे जाने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग यहाँ से बाहर चलो। हमारा इस जगह पर रुकना खतरनाक है। रामू उन चारों को लेकर एक पुरानी चाय की दुकान पर जाता है और वहां बैठकर अपनी बात शुरू करता है। 20 साल पहले ठाकुर बलदेव सिंह इस कस्बे का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि ठाकुर ने अपनी दौलत काले कोठी में छिपाई थी, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किशन उस वक्त ठाकुर का मैनेजर था और उसे ठाकुर के हर राज का पता था। क्या किशन ठाकुर का मैनेजर हुआ करता था? तो क्या किशन ने ठाकुर को? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किशन का नाम उस रात के बाद से हर गलत काम में आने लगा। यानी वो एक बुरा आदमी हो गया था। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम लोग इस मामले से दूर रहो। तुम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। चाचा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम रोज इस हवेली को देखते हैं और इसके बारे में अफवाहें सुनते हैं। हमें सच पता करना है। आखिर इस हवेली का सच क्या है? रोहन, तू पागल है क्या? ये किशन कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। उसने बड़े बड़े अपराध किए होंगे। उससे उलझना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। समीर, डरो मत। उन लोगों ने अभी तक हमें देखा नहीं है, तो वो लोग हमारा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और वैसे भी हम चारों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमें कुछ भी करके उस तहखाने तक पहुंचना ही होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम तहखाने तक के जाने की बात कर रही हो? हाँ बच्चों, वापस जाने की गलती मत करना। लेकिन इतने सालों बाद इस रात से पर्दा हटाने का मौका हमें मिला है, तो मुझे लगता है हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम रात को वापस जाएंगे उस तहखाने तक पहुंचने के लिए। सभी ने ये फैसला किया होता है कि वो रात को हवेली में वापस जाएंगे। रामू ने उन्हें मना करने के बाद भी रोहन की जिद के आगे वो हार गया। उसने बच्चों को अपनी पुरानी टॉर्च और एक रस्सी दी ताकि वो तहखाने में सुरक्षित उतर सके। रात के 10 बजे चारों हवेली के पीछे वाले बगीचे में पहुंचे। नक्शे के मुताबिक तहखाने का रास्ता एक पुराने कुएं से होकर जाता था। तो चारों उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ कितना अंधेरा है। वैसे ये कुआं कितना गहरा होगा? क्या हमें सचमुच इसके अंदर जाना है? डरो मत यार रोहन। डायरी में साफ लिखा है कि तहखाना इसी कुएं के नीचे है। तो इसके नीचे अगर तहखाना बनाया गया है तो ये कुआं उतना गहरा नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाचा ने जो रस्सी दी है वो मजबूत तो है ना? कहीं वो टूट गई तो? बस अब मैं नहीं जा रहा। तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोगों के पागलपन की वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हम इस कुएं में उतरने वाले हैं। इस कुएं में उतरने के लिए हमारे पास रस्सी भी तो है। तू बेवजह डर रहा है। मैं हूं ना। चलो अब।
रोहन ने समीर को समझाया और आखिरकार चारों रस्सी के सहारे कुएं में उतर गए। नीचे उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता था जो एक बड़े से तहखाने में खुलता था। तहखाने में पुराने बक्से, टूटे हुए फर्नीचर और एक बड़ा सा ताला लगा हुआ संदूक दिखा, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए। लेकिन तभी उन्हें फिर से कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद चारों ने जल्दी से संदूक के पीछे छुपने की कोशिश की। लेकिन अंधेरे में रिया का पैर एक पुराने लोहे के टुकड़े से टकराया और तहखाने में आवाज गूंज गई। वहां पर किशन और भूरा तहखाने में दाखिल हुए। उनके हाथ में टॉर्च थी और किशन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। मैं जानता हूं यहाँ कोई तो है। कौन है यहाँ? बाहर निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। मालिक, शायद बच्चे हैं। मैंने दिन में कुछ बच्चों को यहाँ मंडराते हुए देखा था। वो ही गलती से यहाँ आ गए होंगे। अब क्या करें? अगर पकड़े गए तो गए काम से। शांत रहो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। माया ने वहां से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे तहखाने के दूसरे कोने में फेंक दिया। पत्थर की आवाज सुनकर किशन और भूरा दौड़कर उधर की ओर चले गए। उसके बाद रोहन ने मौका देखकर संदूक का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। जल्दी से खोलो इसे वरना वो लोग वापस आ जाएंगे। इस संदूक का ताला खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। रिया ने लिफाफा उठाया और उसे खोला, जिस पर लिखा था सच ऊपर है नीचे नहीं। ये देखकर वो चारों हैरान हो जाते हैं। सब ऊपर है नीचे नहीं, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? हमें सोचना होगा, इसका जरूर कोई ना कोई बड़ा मतलब होगा। तभी किशन और भूरा वहां वापस लौट आते हैं और इन चारों को देख लेते हैं। अरे ये तो वही बच्चे हैं जिनका तुमने जिक्र किया था। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम बस मजे के लिए आए थे। हमें नई नई जगह घूमने का शौक है ना, तो मजे के लिए? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? डायरी कहाँ है? डायरी? कौन सी डायरी? हमें किसी डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो बस यहाँ ऐसे ही घूमने आए थे। अच्छा, तो तुम्हें डायरी के बारे में कुछ नहीं पता? तो तुम यहाँ पे इस कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस इस जगह कभी नहीं आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना तुमको, तुम लोगों को इस हवेली से दूर रहना चाहिए था। तुम लोगों को इस हवेली में नहीं आना चाहिए था। चुपचाप वो डायरी हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। हमारे पास सच में नहीं है डायरी, प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किशन ने गुस्से में माया की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। ये रामू की आवाज थी, जो पुलिस के साथ हवेली में दाखिल होता है। जिसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद किशन और भूरा भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और हिरासत में ले लेती है। अरे रामू चाचा, आप यहाँ पुलिस को लेकर आए हैं? आप एकदम ऐन मौके पर पुलिस को लाए हैं, वरना ये गुंडे तो हमें मार ही देते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। तुम लोग यहाँ निकल आ गए, लेकिन मुझे पता था तुम किसी मुसीबत में फंस सकते हो, इसीलिए मैं पुलिस को लेकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद चारों ने डायरी और लिफाफा पुलिस को सौंप दिया। उस डायरी में ठाकुर बलदेव सिंह ने लिखा था। उसने अपनी सारी दौलत एक बैंक लॉकर में रखी थी और उसका सबूत हवेली की छत पर एक गुप्त तिजोरी में था। तो वो चिट का मतलब था कि सच तहखाने में नहीं, छत पर है। हाँ, और शायद ठाकुर ने ये सब इसलिए छुपाया ताकि किशन जैसे लोग उसकी दौलत ना लूट सके। ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन हो सकता है किशन से पूछताछ में शायद कुछ पता चले। पुलिस ने हवेली की छत पर तलाशी ली और वहां पर एक छोटी सी तिजोरी मिली। तिजोरी में ठाकुर के बैंक लॉकर की चाबी और कुछ कागजात थे। कागजातों से पता चला
कि ठाकुर ने अपनी दौलत कस्बे के स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दी थी, लेकिन किशन ने उस दौलत को हड़पने की कोशिश की थी। तो हमने ना सिर्फ एक राज सुलझाया बल्कि कस्बे की भलाई के लिए भी कुछ किया। हाँ हाँ, और ये सब माया की हिम्मत और रिया की समझदारी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अरे कुछ भी, तुम दोनों ने भी तो कमाल किया। अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद हम भी डर कर भाग जाते। लेकिन अभी भी एक बात समझ नहीं आई, ठाकुर का क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद किशन ने पुलिस को बताया कि उसने ठाकुर को धमकी दी थी, लेकिन उसकी हत्या नहीं की थी। ठाकुर ने अपनी जान बचाने के लिए कस्बा छोड़ दिया था और अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इसके बाद रोहन, समीर, माया और रिया को कस्बे में हीरो की तरह देखा जाने लगा। उन्होंने न सिर्फ एक पुराने रहस्य को सुलझाया था, बल्कि कस्बे के लिए ठाकुर की दौलत वापस लाने में मदद भी की। समीर, अब तो डरना बंद कर देगा। हाँ, सच कहूँ तो मैं शुरुआत में थोड़ा डर गया था, लेकिन अब काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली बार ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं जाऊंगा मैं, हाँ बता देता हूँ। तभी किशन और भूरा वहाँ वापस लौट आते हैं और इन चारों को देख लेते हैं। सही कहा, शायद ये हमारा पहला मगर आखिरी एडवेंचर नहीं है। काले कोठी का रहस्य सुलझ चुका था। रोहन, समीर, माया और रिया की दोस्ती अब और मजबूत हो गई थी। वो अक्सर उस चाय की दुकान पर बैठकर अपनी अगली सैर की योजना बनाते। कस्बे में लोग अब काले कोठी को भूतिया नहीं बल्कि एक इतिहास का हिस्सा मानने लगे थे। तो ऐसे ही ये भूतिया हवेली की कहानी यहीं खत्म होती है।